नंबर? अच्छा जी, कल ही हम एग्जांपल कर रहे थे पेज 43 पे। इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस थी इसकी 12 लाख, डिविडेंड इनकम थी 3 लाख और इसने ज़कात पे की थी 50,000। अब हमने ये कहा था, चलें पहले ज़रा सेक्शन की इंग्लिश पढ़ लें, पहले ये पढ़ लें पेज 42 जी। वो तो मैंने भी पढ़ाया ही नहीं, टैक्स ऑन डिविडेंड सेक्शन 5। अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, एक टैक्स लगेगा। अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट प्रेस्क्राइब रेट ऑन एवरी पर्सन हु रिसीव्स अ डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी। जो बंदा भी कंपनी से डिविडेंड लेगा उसका प्रेस्क्राइब रेट के ऊपर टैक्स लगेगा। प्रेस्क्राइब रेट क्या है मोहतरम? प्रेस्क्राइब रेट गिवन रेट है नीचे 15%। अच्छा, ये कल एक जूम मीटिंग हुई थी तो उसमें ऑनलाइन वालों ने चंद सवाल पूछे थे। उसमें से एक सवाल ये था कि स्ट्रेटजी क्या होगी पेपर को लेके चलने की। भाई वो स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है, बस यही है जो आपको रोज़ाना कराया जा रहा है, आप साथ साथ याद करें, साथ साथ पास पेपर के सवाल हो रहे हैं उनको आप जो है वो सॉल्व करके देखें। तो कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं है, जिस तरह क्लास में चलाया जा रहा है बस उस तरीके से चलें। अच्छा, और आई कैप की बुक की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये बुक आपके लिए इनफ है। तो दो कश्तियों के सवाल तो ना बने। अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट प्रेस्क्राइब रेट, यानी एट 15% हर बंदे के ऊपर हु रिसीव्स अ डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी। तो जो बंदा भी कंपनी से डिविडेंड रिसीव करे उसके ऊपर प्रेस्क्राइब रेट पे टैक्स लगेगा। ये प्रेस्क्राइब रेट मोहतरम 15% है, ये आपने याद नहीं करना, पेपर में दिया होगा 15% याद नहीं करना। पॉइंट 2, ये जो टैक्स लगेगा डिविडेंड के ऊपर, टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। टैक्स लगेगा ग्रॉस डिविडेंड पे रेट लगा के। ग्रॉस जल्दी कर लेना, लेट सब। टैक्स लगेगा ग्रॉस डिविडेंड पे रेट लगा के। ग्रॉस डिविडेंड का क्या मतलब है? सुने 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 सुने, ग्रॉस डिविडेंड का मतलब, ग्रॉस डिविडेंड पहले इधर सुने, ग्रॉस डिविडेंड का मतलब है खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। यानी कोई बंदा कहता है मैंने डिविडेंड इनकम कमाई और मुझे डिविडेंड लेने के लिए कंपनी जाना पड़ा और कंपनी में मुझे रिक्शे पे जाना पड़ा, तो रिक्शे के आने जाने का किराया मेरा पड़ा, तो ये माइनस करने की इजाज़त नहीं। तो डिविडेंड इनकम कमाने के लिए जो है वो खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि इसके बजाय डिविडेंड का रेट जो है वो किसके ऊपर लगा करेगा? बोलें, द टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा, यानी खर्चे माइनस किए बगैर लगेगा। नेक्स्ट, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या मतलब? अगर कोई नई कंपनी, एग्रीकल्चर को छोड़ो, अगर कोई नई कंपनी बनी है और हुकूमत कह दे उसके कोई बंदा शेयर खरीदे तो उसके ऊपर जो डिविडेंड पे टैक्स होगा वो हम माफ़ कर देंगे। तो अगर हुकूमत खुद किसी डिविडेंड पे कह दे टैक्स माफ़ कर देंगे, तो क्या उस डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा या वो माफ़ होगा? तो ये जनरल रूल है या ये एक्सेप्शन टाइप कोई चीज़ है? एक्सेप्शन है, ये जनरल रूल नहीं है, इट इज़ एन एक्सेप्शन। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि डिविडेंड पर 15% टैक्स लगता है। एक्सेप्शन ये है कि चंद सूरतों में डिविडेंड पे 15% टैक्स नहीं लगेगा, अगर हुकूमत कह दे कि हम इस पे टैक्स लेना नहीं चाहते। अच्छा, अगली चीज़ जी, एवरी कंपनी पेइंग अ डिविडेंड शैल डिडक्ट टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इसकी एक मिसाल दूसरी क्लास में मैंने लिखी है, वो आप अभी नोट करें, पहले उसको समझ लें। एक कंपनी ने अनाउंस किया डिविडेंड 3 लाख रुपए का, मैं इसी सफ़े पे हूँ अभी। एक कंपनी ने अनाउंस किया डिविडेंड कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का, फॉर मिस्टर ए शेयर होल्डर। ए कौन है? शेयर होल्डर। अब एक बात याद रखिएगा, कंपनी जो है ना डिविडेंड पूरा नहीं देती, क्योंकि शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड मिला है, शेयर होल्डर होता है वो बंदा जिसने कंपनी में पैसे डाल के कंपनी के शेयर खरीदे हैं। अगर किसी भी बंदे का दिल हो मैं फलां कंपनी का मालिक बनूं, तो ओवरऑल मालिक तो नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा तो डाल सकते हैं ना कंपनी में। तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो कंपनी साल के एंड पे आपको अपने प्रॉफिट बांटेगी, जिससे डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी ने अनाउंस किया है 3 लाख रुपया एक खुशकिस्मत बंदे के लिए डिविडेंड, कि कंपनी अपने प्रॉफिट बांट रही है और शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। कंपनी पे करेगी सिर्फ 2,55,000 टू मिस्टर ए। 2,55,000 कैसे? 3 लाख इसका डिविडेंड बनता है, 3 लाख का 15% माइनस होगा,
माइनस करके जवाब आएगा 2,55,000। तो ये इसने कमाया कितना, 3 लाख, लेकिन बेचारे को सिर्फ मिला कितना, 2 लाख। तो पीटीसीएल अगर अपने किसी शेयर होल्डर के लिए 3 लाख के डिविडेंड का ऐलान करती है तो वो घर लेके जाएगा 2,55,000 और कटा के उसको 255 मिलेगा। बाकी पीटीसीएल कहाँ जमा करवा देंगे, हुकूमत के खजाने में। तो इसने कमाया कितना, 3 लाख, लेकिन इसके ऊपर 15% जब टैक्स लगा तो बेचारे को सिर्फ मिला कितना, 2,55,000। ये जरा बात पहले पढ़ लें फिर नोट कर लीजिएगा। एवरी कंपनी पेइंग अ डिविडेंड शेल डिडक्ट टैक्स, कंपनी टैक्स काटेगी ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जो भी ग्रॉस अमाउंट होगी डिविडेंड की उस पर कंपनी टैक्स काटेगी। तो टैक्स काटने के बाद इसको कितना मिला बोले, 255,000। जल्दी करें भाई, आप लास्ट पे, मुझे लगता है आपको नजर नहीं आ रहा, इधर आ जाओ, थर्ड रो में आ जाओ। हाँ आप ऐसे ऐसे होके दे, नहीं सही है, ओके। ओके अच्छा जी, अच्छा डिविडेंड का जनरल टैक्स रेट क्या जी, 15%। लेकिन ये कोई डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कोई बिजली बनाने वाले कोई इदारे होंगे। अगर ये डिविडेंड दें तो कितने % पे डिविडेंड देंगे, 7.5% पे। और सर्टन अदर केसेस, पता नहीं कौन से केसेस होंगे, उनमें डिविडेंड के परसेंटेज क्या है। बहरहाल डिविडेंड की परसेंटेज अगर आपको पेपर में दी हो वो यूज़ कर लीजिएगा, वजह जनरल आपको 15% ही दी होगी। तो ये कोई अजीब से रेट है, बस इनको एज इट इज़ पेपर में आए तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना डिविडेंड के लिए याद रखिएगा रेट कितने % है, सिर्फ 15%। कोई जानने की जरूरत नहीं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कौन होते हैं, बात करनी होती है मैं खुद करता। एक्सेप्शन वाले केस में तो कंपनी उसको पूरा डिविडेंड दे देगी, क्योंकि उसका डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। तो अगर 3 लाख कमाया तो कंपनी पूरा 3 लाख उसको दे देगी टैक्स काटे बगैर। ओके अच्छा जी, अब कल हमने ये बात की थी कि इन साहब ने इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी कमाई है, 12 लाख, डिविडेंड इनकम कितनी कमाई है, 3 लाख, और उस पर ज़कात कितनी पे की है, 50,000। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की साइड पे गए थे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमने 12 लाख की इनकम को डाला था, जमा 3 लाख की इनकम को डाला था, टोटल इनकम इसकी कितनी बन गई थी, 15 लाख। 1.5 मिलियन में से आपने 3 लाख माइनस किया था, तो 1.2 मिलियन इसकी इनकम वही वाली दोबारा आ गई थी जो बिजनेस की थी। तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमने डिविडेंड को ऐड करके लेस इसलिए शो कर दिया ताकि पता तो चले इसने कमाया 15 लाख है, लेकिन आज आके टैक्स इसने टेबल 1 और 2 के मुताबिक किस पे देना, सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस पे। तो उसके बाद हमने क्या माइनस की थी, ज़कात। ये ऐसी इनकम आ गई थी जो टैक्स से बल है, यानी अब इस पे क्या जमा करवाने, टैक्स। इस पे हम गए थे और जाके यहां लिख लें कौन सा टेबल लगाया था, टेबल 1 लगाया था, टेबल 1 लगाया था। लेकिन अब ये टैक्स आप देखें सिर्फ इस फैक्टर पे लगा है, यानी 12 लाख माइनस 50,000, 11,50,000 का टैक्स है। अभी और किसका टैक्स हमने लगाना है, डिविडेंड का। तो डिविडेंड 3 लाख को निकाला हुआ था, उस पर अलग से रेट लगा दिया 15%, तो ये टैक्स कितना बन गया, 45,000। अब जरा मुझे सोच के बताएं कि आपसे मैं एक सवाल पूछने लगा हूं, यहां तक मैंने कराया था, इससे आगे मैंने नहीं करवाया था। मुझे सोच के बताएं इसका बिजनेस इनकम पे ज़कात माइनस करने के बाद कितना टैक्स बनता है,
65,000 और डिविडेंड इनकम पे टैक्स कितना बनता है? टोटल टैक्स जो इस बंदे का इस साल का बनता है वो कितना है? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 3 लाख पर जो टैक्स बना 45,000 और बाकी अमाउंट इसे 255 मिली है, तो 3 लाख पर जो 45,000 टैक्स बना, क्या इसने हुकूमत को जमा कराना है या ये कंपनी ऑलरेडी काट के जमा करा चुकी है? तो मोहतरम ये 45,000 एंड पे हम माइनस किया करेंगे। अब आप पूछेंगे ये भी ऐड करके माइनस करने? इस ऐड करके माइनस करने की सादा सी बात है, बिजनेस पे आपने खुद अपने पांव पे चल के टैक्स जमा करवाना है, बिजनेस इनकम पे जो भी आप दुकान से कमा रहे हैं। लेकिन जो डिविडेंड इनकम है उस पे आपने खुद टैक्स जमा नहीं करवाना, बल्कि किसने टैक्स काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा देना है? कंपनी ने। तो जब कंपनी ने टैक्स काट के हुकूमत के खजाने में जमा करवा दिया तो फिर ये 45 को हम टोटल टैक्स का पार्ट तो बनाएंगे, ये हमारा टोटल टैक्स तो है, इसमें से कितना हुकूमत के पास पहुंच चुके हैं? तो बाकी टैक्स जो है वो अब हम अपने पांव पे चल के खुद जाके जमा करवाएंगे, वो वही वाला टैक्स है 65 जो ऊपर नजर आ रहा है। तो जी अच्छा, ब्राइटनेस कम कर दो, क्लियर हो गया जी? तो ये एक टैक्स है 45,000 जो हम लेस किया करेंगे और इसके आने वाले दिनों में ना काफी रिवीजन होनी है जी। वो जा रहे हैं, करने गए हैं, अभी नजर तो आ रहे हैं ना? तो 45,000 को लेस करने की वजह बता दें। टैक्स डिडक्टेड ऑन ऑलरेडी डिविडेंड पे टैक्स क्या हो चुका है? डिडक्ट हो चुका है, ऑलरेडी डिविडेंड पे टैक्स डिडक्ट हो चुका है। क्लियर? तो अब बता दें जी डिविडेंड के टैक्स के साथ क्या सलूक किया करेंगे? इसे टोटल टैक्स में डालेंगे, किस वजह से? कि ये हमारा टैक्स बनता है। इसे फिर माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है। सही होगा। चलो ठीक है, अब हमारी क्लास की तरफ आ जाओ। अच्छा भैया, अब डिविडेंड के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं कि डिविडेंड के अंदर क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं। ये जो डिविडेंड है ना, इसमें चंद करेक्टरिस्टिक्स हैं। डिविडेंड को फाइनल टैक्स इनकम कहते हैं, यानी इस पे फाइनल रेट है 15%, टेबल 1 और 2 वाले रेट नहीं है। द टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5, ये था ना सेक्शन 5, सेक्शन द टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5 शैल बी आ फाइनल टैक्स। ये कौन सा टैक्स है जी? इसके बाद आपने 1 रुपया जमा नहीं करवाना। ये कौन सा टैक्स है? फाइनल टैक्स। रूल्स एप्लीकेबल टू इनकम चार्जेबल अंडर डिविडेंड के रूल्स बताने लगा। वैसे तो हमने न्यूमेरिकल में सारे कर ही लिए हैं। जनरल रूल्स रिलेटिंग टू टैक्सेस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5, यानी रूल्स क्या है डिविडेंड के। तो डिविडेंड्स के रूल सुनना शुरू करें। सबसे पहला रूल, डिविडेंड इनकम शैल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। ये जो इनकम है किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगी। आप कहेंगे ऐसा तो ना करें, कल तो आपने हेड ऑफ इनकम में डाली थी, आपने यहां इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखा हुआ है, ये तो हेड ऑफ इनकम में आपने डाली है, ये तो कह रहे हैं ना सैलरी है ना बिजनेस है ना कैपिटल गेन है ना अदर सोर्स है ना प्रॉपर्टी है, नीचे वाली लाइन तो ये कह रही है, लेकिन हमने तो कहां डाल दिया था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो भाई ये आईकैप को कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का नाम ना दिया करें, क्योंकि हेड ऑफ इनकम में ये फॉल नहीं करती, लेकिन आईकैप नहीं मान रहा इस बात को। कुछ लोगों की राय बिल्कुल है कि ये बिल्कुल अदर सोर्स का लफ्ज़ यहाँ नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन मजबूरन आईकैप लिख रहा है, जिसकी वजह से मैंने लिखा है। और अगर आप खाली ये भी लिख के आ जाएंगे तो आईकैप एक नंबर नहीं आपका काट सकता, क्योंकि बहुत से लोगों की दुनिया में राय ये है कि जब लॉ ने कह दिया ये किसी हेड में नहीं जाना, तो आप हेड का नाम ही ना दो और सिंपल इसको कर दो, क्या नाम रख दो? डिविडेंड। फाइनल टैक्स रिजीम इनकम। कौन सी इनकम?
लेकिन ठीक है, आई कैप पास पेपर में सारे सवालों में लिख रहे हैं अदर सोर्स, तो चलो हम भी लिख देते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन असूली तौर पे पता होना चाहिए ये किसी हेड की इनकम नहीं है। असल अंदर की बात यह है कि इस पर टेबल 1 2 नहीं लगना ना, बाकी बातें छोड़ें। असल बात यह है कि इस पर टेबल 1 2 नहीं लगना। तो जब टेबल 1 2 नहीं लगना तो फिर किसी से किसी हेड की इनकम कहना मुनासिब नहीं है। ये कोई अलग सी इनकम है जिस पे कितने % रेट लगना है, 15%। लेकिन पेपर में अगर आप लिखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते अदर सोर्स, तो आई कैप भी लिख रहे हैं अपने सोल्यूशंस में। लेकिन असूली तौर पे ये किसी हेड की इनकम नहीं है। पहली बात, ये किसी हेड की इनकम नहीं है। दूसरी बात, नो खर्चा शेल बी अलाउड फॉर एनी खर्चा इनकर्ड। कोई खर्चा डिविडेंड में से माइनस करने की इजाजत नहीं। मिसाल के तौर पे आप कह दें जी 3 लाख मेरी डिविडेंड इनकम है, मैंने रिक्शा का किराया दिया 5,000 रुपए, तो मुझे ये माइनस करने दो, बाकी मेरी इनकम है। हाँ, डिविडेंड इनकम कमाते हुए आपको कोई भी खर्चे माइनस करने की इजाजत, हाँ बिजनेस इनकम कमाते हुए मैंने आपको बताया था खर्चे माइनस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे बिजनेस की आपकी 14 लाख रुपए की सेल है और 2 लाख रुपए के आपके खर्चे हैं, तो 12 लाख आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, यहां खर्चे माइनस हो सकते हैं। लेकिन डिविडेंड इनकम में खर्चे माइनस नहीं हो सकते। और तीसरी बात, द इनकम यानी डिविडेंड इनकम, द इनकम शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी ज़कात। इसमें से ज़कात माइनस, तो आप जरा फोकस करें, जब हमने ज़कात माइनस करनी थी तो हमने 12 लाख में से ज़कात माइनस की है, हमने 15 लाख में से माइनस नहीं की। तो ज़कात डिविडेंड इनकम में से माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि देखें ना, अगर ज़कात डिविडेंड में से माइनस हो गई तो बाकी पे 15% लगेगा, तो वो ग्रॉस वाली बात तो फिर खत्म हो जाएगी ना। हम चाहते हैं कि 3 लाख पे 15% लगे, इसलिए ज़कात भी डिविडेंड में से माइनस नहीं हो सकती। ये अगली बात फिर कभी पढ़नी है हमने, लेकिन अभी हल्की सी मिसाल देता हूं ताकि याद करने में आसानी हो। द इनकम शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द सेट ऑफ एनी लॉस। डिविडेंड इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। डिविडेंड इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्या मतलब है इस बात का? डिविडेंड इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आपको इस साल बिजनेस में कोई लॉस आ गया, तो आप कहें जी मुझे बिजनेस में लॉस आया ₹1,00,000, इधर नेगेटिव लाख हो और इधर पॉजिटिव 3 लाख हो, तो आप इन दोनों को आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि डिविडेंड मस्ट 3 लाख पे टैक्स लगेगा। तो अगर कोई लॉस वगैरह आ जाए, आपको कोई भी जिंदगी में लॉस आ जाए, बिजनेस में आ जाए, कैपिटल गेन कहीं भी आपको लॉस आ जाए, तो लॉस इस 3 लाख में से माइनस होकर इस 3 लाख को कम कर सकते हैं। ये 3 लाख ग्रॉस खड़ा रहेगा, इस पे उसी अमाउंट पे रेट लगेगा, इसमें से कोई लॉस माइनस नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो डिविडेंड का 3 लाख है ना, अगर आप फील करें तो इसके अंदर आपको एक चीज नजर आएगी, ये निहायत ही मलंग टाइप है। 3 लाख, मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगा, मेरे से कोई खर्चे माइनस नहीं होंगे, हाँ ज़कात भी माइनस नहीं करूंगा मैं, हाँ कोई लॉस भी माइनस नहीं हो सकता मेरे से, हाँ। तो ये 3 लाख जो है ना, बड़ा जज्बाती किस्म का बंदा है और कहते हैं ना मैं किसी हेड में जाऊंगा, ना मेरे से खर्चे माइनस होंगे, ना मेरे से ज़कात माइनस होगी, ना मेरे से कोई लॉस माइनस होगा। मैं हूं, मैं 3 लाख हूं, मुझे छेड़ के तो दिखाओ। ना छेड़ मलंगा, तो मुझे छेड़ के तो दिखाओ, मुझे ना टच करना बस। ठीक है, 3 लाख में 4 बातें याद रहेंगी। किसी हेड में नहीं जाएगा, कोई खर्चे माइनस नहीं होंगे, ज़कात माइनस नहीं होगी, कोई लॉस माइनस। तो भाईजान जैसा बाप होने वैसी औलाद होनी है। तो ये 3 लाख की औलाद इधर पड़ी है 45,000। तो अब इसकी भी बातें सुन लें फिर। हाँ, टैक्स डिडक्टेड शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट। जो टैक्स डिविडेंड पे कट गया है 45,000, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हमने पढ़ा था टैक्स डिस्काउंट का एक तस्वुर होता है, टैक्स डिस्काउंट का। तो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि डिस्काउंट हम यहां माइनस किया करेंगे, यहां माइनस किया करेंगे। इस इनकम, इस टैक्स पे कोई डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत। मिसाल के तौर पे डिविडेंड पे टैक्स है 45,000, तो मैं हुकूमत को मिन्नत करूं यार 1,000 माफ कर दो यार, हुकूमत कहेगी नहीं 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 नहीं, ना 3 लाख में कोई चीज माइनस करने की इजाजत है, ना 45,000 में से कोई चीज माइनस करने की इजाजत है। द टैक्स डिडक्टेड शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट। और अगली बात, अगली और आखिरी बात, सेकंड लास्ट बात ये कि इस डिविडेंड पे आपने हुकूमत को खुद जाके टैक्स जमा नहीं कराना। द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन शैल बी खत्म। आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई है, आपने जाके जमा नहीं कराना। इसलिए तो देखिए हमने क्या किया था, पहले लाइबिलिटी में डाला था इसको 45,000 को, और फिर लाइबिलिटी माइनस करके खत्म भी कर दी थी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है ही नहीं। लाइबिलिटी पेएबल टू गवर्नमेंट सिर्फ कितनी बची थी? तो ये 45 जमा कराना आपकी लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि ये किसकी लाइबिलिटी है जमा करवाना? कंपनी की, जो आपको क्या दे रही है?
डिविडेंड दे रही है। द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन शेल बी खत्म इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय कंपनी। अगर कंपनी ने आपका टैक्स काट लिया है तो फिर आप रिलैक्स हो जाएं, आप किसी की तरफ अपने आप को लाइबल फील ना करें, क्योंकि ये टैक्स आपका ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका है। ये 4 टीएस उस क्लास में, लेवल चेक करें क्या हो रहा है उधर। अच्छा नेक्स्ट, अब्दुर्रहमान मत मुस्कुराओ, इधर देखो, हाथ धोके पीछे देख के मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा ये रिटर्न ऑफ इनकम का लफ्ज कभी सुना है किसी ने? आमदन के गोशवारे लफ्ज सुने? आमदन के गोशवारे, ये कितने लोगों ने लफ्ज सुने आमदन के गोशवारे? अच्छा जी 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया। छवारे सुने, भाई की काली। अच्छा अब मोहतरम, आमदन के गोशवारे क्या होता है? हर बंदे ने पाकिस्तान में हुकूमत को बताना है कि उसने इस साल क्या क्या कमाया। जो उसने कमाया इसे कहते हैं उसकी इनकम। ये जो सफ़ा है, अगर ये बाबर साहब ये सफ़ा जाके गवर्नमेंट को जमा करा दें, कौन सा वाला सफ़ा? ये जो कल हमने न्यूमेरिकल का फॉर्मेट सॉल्व किया था, अगर ये सफ़ा बाबर साहब गवर्नमेंट को जाके जमा करवा दें तो इसको कहा जाएगा बाबर ने अपनी आमदन या इनकम की रिटर्न जमा करवा दी। क्या जमा करवा दी? तो रिटर्न का लफ्ज कितने लोगों ने सुना हुआ है? एफबीआर वाले कह रहे हैं रिटर्न जमा करवा दें, रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीखें चल रही हैं, तो ये कभी कभी अखबार में आता है। तो रिटर्न क्या होता है आज सुन लें। रिटर्न वो सफ़ा होता है जिसके ऊपर ये सारी फिगर्स आ रही होती हैं, और ये सारी फिगर्स लिख के आपने ये सफ़ा अगर एफबीआर तक पहुंचा देंगे तो एफबीआर खुश हो जाएगा, आपने एफबीआर को क्या जमा करवा दी है? रिटर्न जमा करवा दी है। The person will be required to furnish a return of income। बंदे के लिए जरूरी है कि क्या जमा करवाए? रिटर्न ऑफ इनकम। The person will be required to furnish a return of income। आपके लिए जरूरी होगा कि आप जमा करवाएं रिटर्न ऑफ इनकम। क्लियर? ओके जी हाँ, फर्निश जमा करवाएं, फर्निश की उर्दू लिख लो, जमा करवाएं। ये चैप्टर 15 में हम पढ़ेंगे। अच्छा जी चले जी, अब आपने जो है वो घर में मलंग बन जाने, अपने बाल ऐसे आगे डाल के ना आपने शुरू हो जाने डिविडेंड के 3 लाख के ऊपर, किसी हेड में नहीं जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे करना है आपने, ठीक है? घर वाले के ये इफ्तारी से पहले करना है आपने। 3 लाख पे उंगली, किसी हेड में नहीं जाएगा, कोई खर्चे माइनस नहीं होंगे, ज़कात भी नहीं माइनस हो सकती, थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़कात भी नहीं माइनस हो सकती, लॉस भी नहीं माइनस हो सकता। कोई पुत्र की हो गया है, नहीं अम्मी लॉस भी नहीं माइनस हो सकता, किसी हेड में भी नहीं जा सकता ये। और अगला बात, इसके टैक्स में से टैक्स क्रेडिट भी नहीं माइनस हो सकते, और ये मैं नहीं जमा कराऊंगा हुकूमत को, मैं नहीं जमा कराऊंगा ये, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी काट लिया ना, तो आपकी लायबिलिटी। हाँ अब आपने थोड़ा सा ठंडे हो गए ना, मलंग पुना खत्म करके आप साई की तरफ देख रहे हैं, अब आपने थोड़े ठंडे हो गए ना, कहने हाँ मैं रिटर्न जमा करवाने जाऊंगा। क्या जमा करवाने जाऊंगा? रिटर्न। तो 3 लाख की करेक्टरिस्टिक्स बता दें 4, किसी हेड में नहीं जाएगा, खर्चे माइनस नहीं होंगे, ज़कात माइनस नहीं होगी, और लॉस माइनस नहीं होंगे। और अब 45,000 की 2 खासियत बता दें। 45,000 में से कोई टैक्स डिस्काउंट माफ़ नहीं होगा, और 45,000 आपने हुकूमत को जाके जमा नहीं कराना, आपकी लाइबिलिटी ख़त्म है। और अब एक ओवरऑल एक बात बता दें, इस सारे की जगह आपने हुकूमत को जाना है, जाके ये ज़रूर बताना है कि मैंने 3 लाख कमाया है। ये एक दफ़ा एक सफ़े पे लिख के बता दें कि 3 लाख कमाया मैंने, तो ये जमा करवाना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा जी अब आप आ जाएं पेज नंबर 44 पे। अच्छा भाई, एक वो दुनिया है, आपकी तो अपनी छोटी सी दुनिया ना, मैं किसी और दुनिया की बात करने लगा हूं। एक वो दुनिया है जिसमें नॉर्मल तरीके से टैक्स देते हैं, नॉर्मल तरीके से टैक्स देते हैं। वो दुनिया आपको शुरू वाले दिनों में पढ़ा दी थी, सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, टोटल इनकम, ज़कात, टैक्सेबल इनकम, और टेबल 1 और 2 लगता था, और इसके आपने 8-9 छोटे छोटे सवाल भी होमवर्क में किए थे एक दिन।
तो इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स की दुनिया। इसकी खासियतें दो होती हैं, इसमें से खर्चे भी माइनस हो सकते हैं, हाँ खर्चे भी माइनस हो सकते हैं, और इन पे टेबल 1 और 2 लगता है, और ये किसी हेड ऑफ इनकम में भी जाते हैं, इनमें खर्चे भी माइनस होते हैं, इनमें ज़कात भी माइनस होती हैं। ये जो नॉर्मल टैक्स की चीज़ें हैं इसमें फाइनल वाली खासियतें नहीं है, ये किसी हेड में भी जाएगा, इसमें खर्चे भी माइनस होंगे, इनमें लॉसेस भी सेट ऑफ होंगे, इनमें ज़कात भी माइनस होगी, इनका टैक्स खत्म नहीं हो जाएगा, आपको खुद जाके जमा करवाना पड़ेगा हुकूमत के खजाने में। तो ये सारी खासियतें नॉर्मल टैक्स में हैं, और इसमें ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के बिजली के बिल वगैरह खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी। इसे कहते हैं नॉर्मल टैक्स की दुनिया। रिजीम मींस दुनिया, नॉर्मल टैक्स की दुनिया, और नॉर्मल टैक्स की दुनिया के अंदर ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी जी। हाँ, एक है सेपरेट टैक्स की दुनिया। कौन सी दुनिया? ये दोनों मिसालें भी आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि ये दोनों मिसालें अभी हमने नहीं पढ़ी। एक है फाइनल टैक्स की दुनिया। एक क्या है? फाइनल टैक्स की दुनिया का नाम कायदे-आज़म अल्लामा इकबाल ने अपनी मीटिंग में रखा था प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम, जो अल्लामा इकबाल के शेरों में भी आपको मिलेगा। तो वो सीरियस हो गया था। फाइनल टैक्स की दुनिया। दूसरी कौन सी है? इसको प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स लगता है, इधर यानी खर्चे माइनस करने की इजाजत। और इसकी एक मिसाल हमने पढ़ ली है, डिविडेंड इनकम। आने वाले दिनों में कोई और मिसाल भी पढ़ेंगे, फिलहाल एक मिसाल हमने पढ़ी है डिविडेंड इनकम। इस पे टेबल 1 और 2 वाले रेट नहीं लगते, बल्कि डिफरेंट रेट्स आर देयर इन लॉ। लॉ में इसके डिफरेंट रेट अवेलेबल है, टेबल 1 और 2 वाले रेट इसमें नहीं लगते। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप आ जाए पेज 45 पे। 7 का बी होमवर्क में कर लीजिएगा, मसले मसाइल में पूछ लीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल होंगे। क्वेश्चन 8 होमवर्क में कर लीजिएगा। जी सॉल्यूशन अवेलेबल है। क्वेश्चन 24 होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन 26 का ए और बी होमवर्क में कर लीजिएगा, सी आपको समझ नहीं आएगा। आपके पास बुक नहीं है भाई? अच्छा जी, अब क्वेश्चन 29 में आ जाए। 26 का क्या करना है? ए और बी करना है, वो मैंने बता दिया। अच्छा, सी नहीं करना, सी हुआ तो सी हो जाएगा, मिर्चें लगेंगी आपको। अब क्वेश्चन 29 में आ जाए। क्या? 26 का ए और बी 29 में आ जाए, पढ़ें जी। जनरल रूल्स बता दें जो लगने हैं ऐसी इनकम पे जो फाइनल टैक्स की इनकम है। अभी हम फाइनल टैक्स की इनकम किस सेक्शन में पढ़ के आए हैं? 5 में। लेकिन सेक्शन 5 नहीं लिख के आना इसमें मोहतरम, सेक्शन 5 लिख के काटें। सेक्शन 8 पूछ रहे, सेक्शन 5 नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहे? डिविडेंड के बारे में आप बताओ। टैक्स ऑन डिविडेंड हेडिंग दी है इसने, या इसने कहा है डिविडेंड के रूल बताओ? डिविडेंड की टैक्सेशन बताओ या डिविडेंड के रूल बताओ? सेक्शन 5 की हेडिंग और सेक्शन 8 की हेडिंग में फर्क देखें। बिल्कुल सेक्शन 5 और 8 की हेडिंग में इतना फर्क है जितना आप में और साथ वाले के में फर्क है। जी किधर है यार? सेक्शन 5 की हेडिंग है टैक्स ऑन डिविडेंड। ये नहीं पूछ रहा वो क्या पूछ रहा है? उसने जो लफ्ज लिखा है वो लिखा है रूल्स एप्लीकेबल टू इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। सब्जेक्ट टू का मतलब है जिसपे कौन सा टैक्स है? फाइनल टैक्स। और फाइनल टैक्स टेबल 1 और 2 को नहीं कहते। फाइनल टैक्स किसे कहते हैं? 15% जो डिविडेंड वाला है उसे फाइनल टैक्स कहते हैं। क्लियर? तो इसलिए इसके जवाब में कौन सा सेक्शन लिख के आएंगे? 8, जिसे कहते हैं जवाब ही दे देना। तो इसको सेक्शन 8 लिख के आएंगे इसके जवाब में। क्लियर? ओके जी। पेपर में साथ सेक्शन का नंबर नहीं लिखना, बिल्कुल सेक्शन का नंबर पेपर में साथ नहीं लिखना ना। आपने घर में इसको याद करना है नंबर को। लो यार, सिलेबस आधा रह गया आपका तो।
अच्छा, अब आ जाए पेज 40 पे। अच्छा, मुझे ये बताएं पेज 40 पे कि मैंने आपको बताया था सेक्शंस किस में होते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसमें होते हैं सेक्शंस। और रूल्स किस में होते हैं? रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 2002। तो लिख लें यहां दोबारा, इनकम टैक्स रूल्स 2002। ऑर्डिनेंस 2001 में बना था और रूल्स 2002 में आए थे। एक हो गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और एक हो गया इनकम टैक्स रूल्स। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन का नंबर क्या है? 67। और इनकम टैक्स रूल्स के रूल का नंबर क्या है? 13। और मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था जिसमें सेक्शंस हैं, और इनकम टैक्स रूल्स 2002 में आए थे जिनमें रूल्स हैं। अच्छा, अब बच्चे ये समझते हैं कि अगर कभी पेपर में आई हेडिंग अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन तो वो सेक्शन 67 लिख के आएंगे, और अगर कभी पेपर में सवाल आया अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर तो हम रूल 13 लिख के आएंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये डिडक्शन का मतलब एक्सपेंडिचर भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको स्लैश डाल के यहाँ एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। डिडक्शन एक्सपेंडिचर एक ही लफ्ज़ है, कोई डिफरेंट लफ्ज़ नहीं है। तो इनकी हेडिंग्स दिखने में अलग हैं लेकिन बिल्कुल अलग नहीं है। आप यहाँ डिडक्शन के साथ स्लैश डाल के एक्सपेंडिचर लिखें और नीचे भी आ जाएं, नीचे वाले को भी सही कर लें। जहाँ एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है उसे स्लैश डाल के डिडक्शन लिखें, ये एक ही बात है। दोनों सेक्शन की हेडिंग्स बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, एक ही हेडिंग है, दोनों की हेडिंग सेम है। क्या? अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन स्लैश एक्सपेंडिचर। और अगले सफे पे भी यही हेडिंग है, अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन स्लैश। तो डिडक्शन और एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, पता कैसे चलेगा कि सेक्शन 67 मांगा है पेपर में सॉल्यूशन में लिख के आने या रूल 13 लिख के आने? पेपर में पता कैसे चलेगा? तो मोहतरम, पेपर में अगर वो कह दे इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जवाब दें तो फिर हम सेक्शन 67 लिख के आएंगे। जब वो कह दे इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जवाब दे तो हम क्या लिख के आएंगे? सेक्शन 67। या पेपर में वो कहे कि आप मुझे सिचुएशंस बताओ जिसमें खर्चे पोर्शन करें। सिचुएशंस, भाईजान सिचुएशंस अगले सफे पे नहीं लिखी हुई, अगले सफे पे तो फॉर्मूला लिखा हुआ है और इनकम की क्लासेस लिखी हुई हैं। वो सिचुएशंस कब कब बन सकती हैं? जब खर्चे पोर्शन करने हैं। तो पेपर में सवाल आ जाए एक्सप्लेन द सिचुएशंस इन विच खर्चे पोर्शन करें, तो फिर चाहे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का लफ्ज ना भी लिखा हो फिर भी इसका यही मतलब होगा कि हमने जवाब में क्या लिख के आना है? सेक्शन 67 या रूल 13। तो ए बी और बी की हेडिंग दे दें सिचुएशंस या सरकमस्टांसेस। ये वो सिचुएशंस या सरकमस्टांसेस हैं जिनमें खर्चों को क्या करना पड़ सकता है? अपोर्शन करना पड़ सकता है। ये वो सिचुएशंस या सरकमस्टांसेस हैं। अच्छा, अब दो बातें हो गई। दो सूरतों में आपने सेक्शन 67 लिख के आना है। पहली सूरत, सवाल आ जाए पेपर में एक्सप्लेन द अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो फिर तो इसी की बत्ती जलानी है आपने, इसी लाइट में करना है काम। और अगर पेपर के अंदर सवाल आ जाए कि एक्सप्लेन द सिचुएशंस वेयर एक्सपेंसेस नीड टू बी अपोर्शनड, तो सिचुएशन तो अगले सफे पे दी नहीं हुई। सिचुएशन सारी की सारी किस सफे पे दी हुई है? इस सफे पे दी हुई है जहां क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 67। डन, पहली बात मेरी मुकम्मल हो गई।
इसमें से आज तक कभी पास पेपर में सवाल नहीं आया रूल 13 में से। अब रूल 13 में से अगर कभी सवाल आएगा तो सवाल क्या आएगा, एक्सप्लेन द अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002। बल्कि मेरे ख्याल से इस तरह भी सवाल नहीं आएगा, अगर कभी सवाल आया तो उसमें से छोटे छोटे सवाल आएंगे, डिफाइन ग्रॉस रिसीट, डिफाइन कॉमन एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कॉमन एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, व्हाट आर डिफरेंट क्लास ऑफ इनकम्स। कोई ये छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। इसमें से पूरा सवाल मेरा नहीं ख्याल आ सकता है कि पूरा रूल उठा के लिख दो, बहरहाल पूरा रूल आ भी सकता है, लेकिन ये जरा ज़हन में रखिएगा वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रोशनी में और ये इनकम टैक्स रूल्स है। और सिचुएशंस वहां बताएंगी है, यहां सिचुएशंस नहीं बताएंगी, यहां बिल्कुल डिफरेंट बातें हो रही हैं। और सिचुएशंस शायद आपको याद हो हमने बात की थी, सिचुएशंस दो हेड्स ऑफ इनकम की इनकम कमा रहे हैं, नॉर्मल इनकम कमा रहे हैं और फाइनल इनकम कमा रहे हैं, या आप जो है वो हेड ऑफ इनकम की इनकम कमा रहे हैं और किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। और इसमें आपने शायद नोट की हो एक चीज, फोकस की हो, अगर आप गौर करें, सिनेरियो ए में लिखा हुआ था कमा रहे हैं एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम, ए बी में लिखा हुआ था नॉर्मल टैक्सेबल इनकम भी कमा रहे हैं जैसे बिजनेस वगैरह, कैपिटल गेन वगैरह, और किसी फाइनल टैक्स वाली इनकम भी कमा रहे हैं जैसे एक्सपोर्ट सेल है, और डिराइव का लफ्ज लिखा हुआ था। लेकिन यहां आप बी में देखें डिराइव का लफ्ज दूसरे में नहीं लिखा हुआ, पहले में लिखा हुआ डिराइव का लफ्ज। क्या मतलब, यहां आप किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम भी कमा रहे हैं और किसी और मकसद के लिए बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां डिराइव का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। रीजन सुने क्यों, यहां आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी डिराइव कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी डिराइव कर रहे हैं, कमा रहे हैं। यहां आप एक्सपोर्ट सेल करके फाइनल टैक्स की इनकम का डिराइव कर रहे हैं, यहां आप लोकल सेल करके नॉर्मल इनकम डिराइव कर रहे हैं। लेकिन यहां जाके देखें, हम ग्राउंड फ्लोर पे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस डिराइव कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कोई इनकम डिराइव कर रहे हैं या अदर पर्पस के लिए बिजली यूज कर रहे हैं, तो यहां कोई इनकम डिराइव तो नहीं हो रही घर के अंदर, इसलिए उसने, आप फोकस करें, डिराइव का लफ्ज नहीं लिखा, बल्कि उसकी जगह उसने सिर्फ एक लफ्ज लिख दिया, क्या, फॉर सम अदर पर्पस। अच्छा, इसके सवाल देख लें पास पेपर के। उस क्लास में कोई टीए बैठे हैं तो हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, अबू बकर जरा मैसेज कर दो किसी को, आ जाए जरा, ऑफिस बॉय की जिस मर्जी को बुला लो। अच्छा जी, ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5, what do you understand by apportionment of as explained in income tax? बता दें जी, सेक्शन 67 लिख के आएंगे या रूल लिख के आएंगे? सेक्शन 67, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट, गुड भाई, आजा, पहली रो में बैठ गए हो, हाथ हिला दो, व्हाइट शर्ट, पहले तीसरी चौथी में बैठे होते हो। अच्छा चलो आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क वाले सवाल कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी, 5 का बी कहाँ आ गया बीच में माय डियर? 5 का बी, हाँ वो करना हुआ कर लेना, कोई मसला नहीं, इस तरह का सवाल कराया हुआ क्लास में। अच्छा जी, 10 का बी, लिस्ट द सिचुएशंस, वो सिचुएशंस बताएं अंडर विच, जिनमें, या लिस्ट द सिचुएशंस रेफर टू इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वाजे कर दिया उसने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सिचुएशंस बताएं वेयर एन एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड टू बी अ पोर्शन। जहां सिचुएशन से भी वैसे क्लियर हो गया यार, वो ना रूम 5 से चेयर ला दो सर वाली। तो लिस्ट द सिचुएशंस रेफर टू इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो सिचुएशंस बताएं जहां खर्चों को क्या कर सकें, अपोर्शन कर सकें। तो वो 3 सिचुएशंस है, ए बी और बी, लेकिन उसको 1 2 3 करके आप पेपर में लिख के आएंगे, ए बी और बी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और बड़े चक्कर हैं आपको जिंदगी में। आगे चलें, ये कर लिया था दानेश्वर वाला सवाल, नहीं किया हुआ, ये करें। क्वेश्चन 22, मिस्टर दानेश्वर एक मशहूर ऑथर है, देखें अम्मी अब्बू ने नाम क्या रखा पैदा होते ही,
इसने अपनी एक किताब लिखी है बंदों की हरकतें, और जानते जानते लोगों की हरकतें इसको 2.5 साल लग गए, और अब तहरीरी शक्ल में मार्केट में हाथों हाथ बिक रही है। इसको 2.5 साल लगे हैं भाईजान ये काम करने में। ये काम नहीं, ये कामा होगा पूरा। ही रिसीव्ड लम सम ऑफ 9 लाख इन मई 2016 ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टी। उसको रॉयल्टी के बाद में 9 लाख इकट्ठा मिल गया है। आप बताएं दानिश इस 9 लाख पे कैसे टैक्स देगा? याद आ रहे हैं? 9 लाख को तोड़ के कितने हिस्से करेंगे? 3, और हर साल कितना कितना इनकम में डालेंगे? 3-3 लाख। किस किस साल? 16 में, 15 में और 14 में। 16 में, 15 में और 14 में। क्लियर? ओके, अगला सवाल 33 करें। 23 अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वादे पूछ लिया। स्टेट द सिचुएशंस वेयर खर्चे नीड्स टू बी अपोर्शन फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग अ खर्चा। क्लेमिंग का डिडक्शन का मतलब होता है खर्चा आप जब माइनस करना चाहते हैं, तो एक जगह से क्लेम कर रहे थे 3500, एक जगह आपको याद हो रहा होगा क्लेम कर रहे थे 1500, लेकिन टोटल कितना था? 5000। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 भी कर लीजिएगा। होमवर्क, होमवर्क कहते हैं आप लोग, वर्क कहते हैं, ये तो बता दिए ना। ओके, अच्छा आंखें बंद करें सारे, क्लोज द आईज, शट डाउन। जी मोहतरम, आंखें खोल लें, ये चैप्टर निकाल लें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नए जज्बा, वो जो सोचा हुआ था ना कि साथ साथ याद करेंगे चैप्टर 4 में, तो वो हो गया इंशाल्लाह। अब इस चैप्टर में भी वही जज्बा आपका होना चाहिए। जी मोहतरम, आप कुछ पूछ रहे थे। मिनिमम टैक्स रिजीम मेरे भाई, जो चीज़ मैंने अभी छुड़वाई है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अदर सोर्स में चली जाती है आमतौर पे। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओए होए 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 होए, भाईजान ये प्लॉट है, और ये जो है वो प्लॉट के ऊपर जो है वो घास है उगी हुई। अगर प्लॉट के ऊपर घास उगी हुई है तो क्या ये प्लॉट जो है वो ओपन प्लॉट हो सकते हैं, यानी ओपन टू स्काई? अगर ये प्लॉट आपके घर का है, मिसाल के तौर पे आपका कोई 10-20 मरले का इस तरह का प्लॉट है और वो खाली है, बस खाली पड़ा है, अगर आप किसी को पार्किंग स्पेस के तौर पे दे दें कि दफ्तर वाले अपनी गाड़ियां पार्क कर लिया करें, तो आप इसके ओनर हैं इस प्लॉट के, तो आपको जो किराया आ रहा होगा वो लैंड का किराया आ रहा होगा ना खाली, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। तो कुछ लोग खाली प्लॉट किराए पे दे देते हैं, कुछ लोग अपना घर ही किराए पे दे देते हैं, कुछ लोग क्या किराए पे दे देते हैं? घर किराए पे देते हैं। इसमें फिर लैंड भी होती है, जाहिर बात है, और बिल्डिंग भी होती है। ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में गिरेगा। हाँ, ये रेंट है और इनकम प्रॉपर्टी में इसका किराया जो आपको आ रहा होगा, जो भी मालिक मकान है। अच्छा, जावेद मियादाद साहब कहते हैं कि जी मैंने जो है वो एक प्लाज़ा बनाया है, इसमें ग्राउंड फ्लोर पे भी दुकानें हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी दुकानें हैं, और मैंने दुकानें बना बना के लोगों को किराए पे दे दी हैं। तो ये भी कौन सी इनकम कमा रहे हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे सकलैन मुश्ताक साहब आते हैं, और सकलैन मुश्ताक साहब आके कहते हैं कि जी मैंने एक घर पकड़ा है, घर के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर को अलग अलग किया है, और इस पर मैंने छोटे छोटे कमरे बना के हॉस्टल बना दिया है। तो ये हॉस्टल भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो किसी भी फॉर्म में आप लैंड और बिल्डिंग किराए पे दे दें तो ये आपकी कौन सी इनकम बन जाएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। चाहे आप
खाली लैंड किराए पे दे दें तो भी ये आपकी कौन सी इनकम बन जाएगी, इनकम फ्रॉम, या हॉस्टल बना के किराए पे दे दें, या प्लाजा खड़ा करके दुकानें किराए पे दे दें, या आप अपना घर किराए पे दे दें, दिस ऑल विल फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। और इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के चैप्टर में रेंट से मुराद सिर्फ इन्हीं जगहों का रेंट होगा। रेंट से मुराद ये नहीं है कि आपने कुर्सियां किराए पे दे दी, कोई और चीज किराए पे दे दी। इस चैप्टर में सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का किराए पे देना आता है। और ये जो मैंने आपके सामने 4 डायग्राम्स बनाई हैं, इसमें देखें सब में लैंड और बिल्डिंग ही किराए पे दी जा रही है। हाँ, एक जगह खाली लैंड भी किराए पे दी जा रही है, तो लैंड और बिल्डिंग किराए पे दी जा रही है। पढ़े नहीं, नोट क्या करें बस, ठीक है। रेंट, rent means any amount received or receivable by the owner of a land or a building। तो ये मैं बता रहा था रेंट की डेफिनेशन में रेंट की डेफिनेशन में क्या करेगा, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का किराया। अच्छा, एक घर है, ये रेंट आउट किया गया 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए रेंट पे दिया गया? 12 महीने के लिए। 10 महीने का रेंट रिसीव हो गया 10 लाख रुपए, और 2 महीने का रेंट रिसीवेबल है, यानी अभी रिसीव नहीं हुआ, 2 लाख रुपए। किराएदार ने आके मालिक मकान के पैर पकड़ लिए और मालिक मकान को मिन्नत करके कहा, खुदा के लिए आखिरी 2 महीने का किराया मैं नहीं दे सकता, थोड़े दिन दे दो, मैं आखिरी 2 महीने का किराया बाद में ले आऊंगा। तो ये किराया मिल गया या मिलेगा? भाईजान, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पूरा 12 लाख जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना जाएगा मोहतरम? पूरा 12 लाख जाएगा। व्हाट इज हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? इस बंदे की इनकम प्रॉपर्टी कितनी है बोलें? क्योंकि लॉ में क्या लिखा हुआ था? अमाउंट रिसीव्ड भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अमाउंट रिसीवेबल भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। नोट तक कर लें भाई फरमा रहे हैं अगर ये 2 लाख खा जाए तो इसको हम बैड डेट कहेंगे, लेकिन इसकी डिस्कशन अभी हम करेंगे किसी दिन, तैयार होके आइएगा। तो जो किराया मिला वो भी इनकम में जाएगा, जो रिसीवेबल है वो भी इनकम में जाएगा। बस आपने ये देखना है कि साथ वाला नोट करा है या नहीं। बुक पे ही सब कुछ नोट किया करें। और ये जो लेफ़्ट वाला सफ़ा खाली छोड़ा हुआ है चैप्टर में, और इससे पिछला सफ़ा भी खाली है, तो ये जो है वो ज़ीरो काटा खेलने के लिए नहीं है, ये इन्हीं चीज़ों के लिए है ताकि ये सारी चीज़ें बुक के ऊपर ही कवर हो जाएं। आइंदा से ज़रा एहतियात करें। ओके, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग, बदले में, किस चीज़ के बदले में? फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग। आपने लैंड और बिल्डिंग की को ऑक्यूपाई करने दिया, लैंड और बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करने दिया। क्लियर? नेक्स्ट, क्या मतलब? ये अंग्रेजी मुश्किल लगी है? जो भी पैसे आए हैं ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग को इस चीज के बदले में कि उसने इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है अपनी लैंड और बिल्डिंग, ये कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम। समझ आ गई? आपने पूछा था, समझ आ गई? अमाउंट रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इस चीज के बदले में कि उसको जो है वो उसने अपना घर किराए पे दिया है या यूज या ऑक्यूपाई करने की इजाजत दी है। नेक्स्ट,
जी भाई, आप किस शहर से? सरगोदा से। अच्छा, भाई सरगोदा से आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आए और सरगोदा के अंदर जो है, नहीं बल्कि वो एक और मिसाल होगी, अभी आप रहने दो। तो आप अपने मतलब नाम बता दो। इजहार भाई। इजहार भाई ने जो है वो एक घर बाय करना है। ये बायर हैं, क्या हैं? बायर हैं। इन्होंने घर बाय करना है। मिसाल मसूल फिट करूं, बुरा तो नहीं लगेगा? खुश हो जाओगे बल्कि। अच्छा, तो इजहार भाई ने जाके ये घर पसंद किया। बीवी बच्चों ने इसके कहा ज़बरदस्त डैड, क्या ज़बरदस्त घर पसंद किया है। बीवी ने कहा मैट्रिक में ख्वाब में मुझे यही आया था। तो इजहार साहब ने ये घर पसंद कर लिया। अब इसका जो सेलर है वो भी तगड़ा बंदा है, वो इंजमामुल हक है, यानी इंजमाम का ये घर है, बड़ी मेहनत से उसने ये घर बनवाया है। तो सेलर इंजमाम है। इस घर के बाहर लिखा हुआ है फॉर सेल और 10 करोड़ रुपए का ये घर है। अच्छा, इजहार ने पे किया, या चलें इस तरह कर लेते हैं, इंजमाम ने रिसीव किया। इंजमाम ने रिसीव किया इनिशियल डिपॉजिट। क्या रिसीव किया? इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1 करोड़। कितने का इनिशियल डिपॉजिट रिसीव किया? 1 करोड़ रुपए का। एंड लेटर ऑन डील वॉज कैंसल्ड। डील क्या हो गई? कैंसल हो गई। अब बता दें कि इंजमाम को घर बेच के मिलने कितने थे? इंजमाम को घर बेच के मिलने कितने थे? इनिशियली बयाना कितना मिला? 1 करोड़। बाकी इंजमाम को कितने मिलने की उम्मीद थी? बाकी उम्मीद को फारग करें। इसने आके इजहार ने कहा भाईजान ये घर में मैं नहीं रह सकता कम से कम। तो इजहार ने आके इनकार कर दिया। मार्केट की नॉर्म ये 1 करोड़ इंजमाम की जेब में चला जाता है। ये मार्केट की नॉर्म है कि ये 1 करोड़ कहाँ चला जाता है? इंजमाम की जेब में चला जाता है। ये 1 करोड़ इंजमाम की जो जेब में गया है, ये लैंड एंड बिल्डिंग बेच कर गया है या बेचने का इरादा था? तो ये जो पैसे इसकी जेब में गए हैं ये भी इनकम फ्रॉम, हालांकि ये रेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये रेंट है किसी तरह का, तो ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। नोट कर लें। हाँ जी, क्या 1 करोड़ रुपए इंजमाम की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा? नहीं, 1 करोड़ वापस नहीं करेगा, ये मार्केट की नॉर्म है। कर दे तो फिर तो कोई मसला नहीं ना, फिर तो टेंशन ही नहीं। नहीं वो नहीं लिखा। ओके, तो कंक्लूजन लिख लें। इट इज इंजमाम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कंक्लूजन लिख लें, इट इज इंजमाम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये इंजमाम की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। किसने घर लेने का सोचा था? उसने कितने पैसे देने थे? 10। कितने दिए? 1 करोड़। इन बाद में डील कैंसिल हो गई तो अब इंजमाम ने 1 करोड़ से वापस
तो क्या इंजमाम को बैठे बिठाए मुफ्ता लग गया इंजमाम का? मुफ्ता को क्या कहते हैं अंग्रेज इनकम कहते हैं। मुफ्ते आमदन होती है इनकम, अंग्रेज क्या कहते हैं मुफ्ता लगने को? अच्छा, तो मुफ्त में मुफ्ता लग गया इंजमाम का, तो इस खुशी में इंजमाम के इमरान खान को भी शामिल करेंगे, यानी हुकूमत का भी इसमें कुछ हिस्सा होगा। पता नहीं ये ऑनलाइन वाले किस वक्त क्लासें ले रहे हैं, उस वक्त कौन है। अच्छा चलें जी, हाँ आगे। एनी फोरफिटेड डिपॉजिट, फोरफिट होते हैं छुड़वा लेना। अब लड़ाई वगैरह होती है, फिर ये इंजमाम पैसे छुड़वा, अगर वापस कर दे फिर तो मसला ही नहीं ना। अभी तो छुड़वा लिए ना इसने पैसे, इसने कहा भाईजान बस ख़त्म करो लड़ाई, ये ख़त्म करो, बस करोड़ मेरा ही, अब जो मर्जी कर लो। ये पैसे पे किसने किए थे? पेड बाय इजहार, पेड बाय इजहार अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। असल में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये। अभी किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग इज इनकम ऑफ इंजमाम। एनी फोरफिटेड डिपॉजिट पेड बाय इजहार इज इनकम ऑफ इंजमाम। बोले, एनी फोरफिटेड डिपॉजिट पेड बाय इजहार इज इनकम ऑफ इंजमाम। ये इंजमाम की इनकम है। फोरफिटेड डिपॉजिट नाम रख लें, अगर मुश्किल लफ्ज़ लग रहा है तो इनिशियल डिपॉजिट नाम रख लें इसका, लेकिन पेपर में फोरफिटेड डिपॉजिट के नाम से आता है। ये फोरफिट, छुड़वा लिया गया पैसा, बंदे बुंदे डाल के बीच में ये पैसे छुड़वा लिए जाते हैं और अब ये इंजमाम वापस नहीं करेगा उसको। छुड़वाएगा कौन? असल में होगा ये कि उस बंदे की कोशिश होगी कि मुझे पैसे वापस करो, इंजमाम कहेगा भाईजान ये पैसे छोड़ दो यार प्लीज, इनकी बातें ना करो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी अंग्रेजी जरा याद कर लें। फोरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और ए बिल्डिंग। अच्छा जी, अगला सेक्शन है 15 का 3। इसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जी मोहतरम, आप किस शहर से आए हैं? झंग से, माशाल्लाह। शाहजू ने देखा हुआ, सुना हुआ? अच्छा, झंग में है। कोट साई सिंह सुना हुआ? झंग में, झंग के रिमोट इलाके में रहते हो, शहर में रहते हो, किधर रहते हो? अच्छा, तो झंग में से ये आए हैं। झंग से आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ आए? लाहौर। 3030 में जब इनकी समान उम्री लिखी जाएगी तो उस वक़्त उसमें आएगा कि ये भाई जो है वो झंग से आला तालीम हासिल करने के लिए किसके इधर आ गए थे? लाहौर। अच्छा यार, झंग के अंदर ना, अब मैं आपको आज बता ही दूँ, इनकी एक फैक्ट्री थी। अब झंग के अंदर इन्होंने सोचा था कि उस फैक्ट्री को जो है वो, मेरे तो 5.5 साल सीए करने में लग जाने हैं, तो वो फैक्ट्री के बेचारे का क्या बनेगा, मशीनों पे भी जंग लग जाएगा। तो इन्होंने झंग में किसी गुज्जर को ढूंढा और गुज्जर से कहा तू ऐसा कर, ये फैक्ट्री जो है वो रख ले, इसका किराया मुझे देता रहे। अब गुज्जर साहब बिल्डिंग भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी और अंदर पड़ा हुआ प्लांट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पीला डब्बा क्या है? मशीन, और बाहर काला डब्बा बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के अंदर मशीन पड़ी होगी, या फैक्ट्रियों की मशीनें सड़कों पे पड़ी होती हैं? बिल्डिंग के अंदर मशीन पड़ी होगी। अब ये दोनों चीजें किराए पे दे के आ गया। ये बंदा क्या नाम है आपका? आजम। आजम सर, सर आजम, आजम यू विल रिसीव रेंट। आजम क्या रिसीव करेगा? आजम बैठा होगा लाहौर में, पढ़ रहा होगा क्यूएम। आजम बैठा होगा लाहौर में, पढ़ा होगा FAR 1, और आजम को उधर से आ रहा होगा 6 लाख रुपए किराया बिल्डिंग का और 9 लाख रुपए किराया मशीन का, क्योंकि आजम इस बिल्डिंग का ओनर है। आजम को टोटल किराया कितना आएगा? वट एवर इट मे बी, पर मंथ है, पर ईयर है, जो भी है वो सवाल बता दिया करेगा। आजम को टोटल किराया कितना आया? 15 लाख। अब हमने चाती पीप थ्रू, अब हमने चाती मार के देखना है कि ये जो किराया है किस हेड ऑफ इनकम में जाएगा। चाती आपने मेरे साथ मारनी है। आए नजर आ गए?
इनकम फ्रॉम, एफ नजर आ गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये जितना कराया है सारा का सारा आजम की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अच्छा, लॉ के पीछे हमने लॉजिक भी देखनी है कि इसकी लॉजिक क्या थी, लॉ मेकर ने सोची होगी। डिविडेंड के टैक्स रेट की 15% लॉजिक क्या है, 16% क्यों नहीं है? ये चीज़ें भी हमारे सिलेबस में, ये तो सीए फाइनल के सिलेबस में भी नहीं है। तो हमने लॉजिक तो लॉ के पीछे नहीं देखनी, हमने तो ये देखना है लॉ जो कह रहा है बस वो करते रहेंगे। अब दिखने में आपको लग रहा है बिल्डिंग भी किराए पे दी हुई है, तो बिल्डिंग का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, लेकिन लॉ मेकर कहते हैं ना 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 भाई, अगर आप फैक्ट्री पूरी की पूरी फैक्ट्री किराए पे दे दो ना, तो जो फैक्ट्री का किराया आपको आ रहा होगा ये आपकी कौन सी इनकम होगा? इनकम फ्रॉम। तो अब जो बंदा भी पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री किसी दूसरे को किराए पे दे दे और खुद उस फैक्ट्री में कारोबार ना कर रहा हो, एक तो आप अपनी फैक्ट्री में खुद कारोबार करें, वो तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अगर आप फैक्ट्री से जान छुड़ाना चाहते हैं तो फैक्ट्री किसी को किराए पे दे दें, तो जो आपको किराया आ रहा होगा वो किराया आपके किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सेक्शन 15 का 3 नोट कर लें, साथ वाले को प्यार से कौन ही माने, जल्दी नोट करवाएं, वो आने लगे अगला पॉइंट। नोट करें भाईजान जल्दी। ओके, ये सारी एग्जांपल अपने लवाजमात लेके साथ जा रही है, चटनी रायता दही भल्ले सब लेके साथ जा रही है। वाह वाह वाह, जल्दी 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 नोट करें। अच्छा, इसमें ये नहीं, ये ना सवाल पूछिएगा कि 6 लाख की जगह 9 लाख ऊपर होता, ज़्यादा होता, 6 लाख नीचे होता तो क्या होता? तो भी यही होता। अगर और कुछ होता तो सर बताते कि क्या होता। तो अभी जो होता है बस वही होता है। पूरा 15 लाख कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके, जी पूछ लो ना। हाँ, जितना देंगे उतना अदर सोर्स में चला जाएगा, बाकी अब आप अपना कारोबार है। अच्छा जी, अगला पॉइंट। यार ये चाचू है कोई, इसका नाम क्या है? चाचू, मुझे जरा धड़ वापस ले आने। ये कौन है जी? चाचू। चाचू ने एक हॉस्टल बनाया, चाचू हॉस्टल उसका नाम है। चाचू ने क्या बनाया? हॉस्टल। इस हॉस्टल में कितने कमरे? 1 2 3 4। अच्छा, ये चाचू तो ओनर है ना, ये हॉस्टल के क्या है? ऑनर है। रूम नंबर 3 इन्होंने शेख रशीद को किराए पे दिया हुआ है। ठीक है जी, रूम नंबर 3 भाई ने किसको किराए पे दिया हुआ है? शेख रशीद को किराए पे दिया हुआ है। शेख रशीद से बात तय ये पाई के भाईजान कमरे का किराया महीने का कितने रुपए होगा? 20,000 रुपये। महीने का किराया कितना होगा? 20,000 रुपये। और वाईफाई की सहूलत भी, वाईफाई वाईफाई इंटरनेट 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 की सहूलत भी होगी, बिजली की सहूलत भी होगी, सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत भी होगी, किचन भी होगा और फलां फलां ये सहूलतें मौजूद होंगी। ठीक है, ये यूटिलिटीज़ वगैरह बिजली और ये सारी सहूलतें आपको मुहैया की जाएंगी। आपके दोस्त आ जाए तो वो होटलों में एक्स्ट्रा मैट्रेस भी होता है, वो भी मिल जाता है, वो भी आपको सहूलत मौजूद होगी। ये सारी सहूलतें आपको मौजूद होंगी। अब आप मुझे बता दें कि चाचू को हर महीने शेख रशीद से कितने पैसे जाएंगे?
24,000। चाचू शेख रशीद से मेन किराया किसका ले रहे हैं? कमरे का। और बाकी किराया किसका ले रहे हैं? अदर सर्विसेज का। क्या ये सर्विसेज कमरे से कनेक्टेड हैं या कोई और सर्विसेज हैं? कमरे से कनेक्टेड सर्विसेज हैं। इधर देख रहे हैं आप लोग? तो ये इधर इधर देखना है, तो ये कमरे से कनेक्टेड सर्विसेज हैं। तो अब टोटल किराया चाचू को कितना जाएगा? 24,000। रूम 1 से इनके जेब में चला गया 24,000, रूम 2 से इनके जेब में चला गया 24,000, रूम 3 से इनकी जेब में चला गया 24,000 और रूम 4 से इनकी जेब में चला गया 24,000। तो ये 24,000 इनको हर महीने किराया चला जाया करेगा हर रूम से। अब मसला वही होगा कि ये जो किराया आ रहा है इसको कैसे डील करना है, तो उसको हम देखते हैं क्या करना है। आय नजर आ गया आपको? आय, एफ नजर आ गया? एफ। ओए होए 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 होए, देखे चाचू भी गायब हो गए यार, अखीर होगी। ओए होए 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 भाईजान, इधर तो कहानी पलट गई, बिल्कुल एकदम ऐसे जज्बात आपके बदल गए, कहानी पूरी की पूरी पलट गई। ये किराया किधर चला गया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। और ये वाला किराया, ये टोटल इनफ्लो है ना, यानी टोटल आपको किराया आ रहा है हर महीने। इनफ्लो का लफ्ज तो समझाने के लिए लिखा हुआ है कि इतना किराया आया, उसमें से कितना किराया इनकम प्रॉपर्टी में डालेंगे? 20,000। और कितना अदर सोर्स में डालेंगे? 4,000। असल में ना इधर शायद वजह यह है कि मेन रीज़न जो है ना, कोई भी बंदा आता है रूम किराए पे लेने, तो ये नहीं देखता कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं, या कोई भी बंदा रूम किराए पे लेने आता है तो ये नहीं देखता यूटिलिटीज़ भी हैं या नहीं। आप कॉलेज में आके ये नहीं देखते पानी की सहूलत होगी या नहीं। आप कॉलेज में आके ये नहीं देखते कि कॉलेज के अंदर जो है कैंटीन की सहूलत होगी या नहीं। आप कॉलेज में आके आप कॉलेज में ये चीज़ें होती हैं बट सेकेंडरी होती हैं, इनके बगैर भी गुजारा चल जाता है। तो असल रूम है, बाकी चीज़ें क्या हैं? सेकेंडरी हैं। तो रूम के अलावा जो भी सर्विस आप उसको दे रहे हैं, उसकी मद में जो किराया ले रहे हैं वो कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम, और बाकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इधर मेरे ख्याल से तोड़ना पड़ेगा रेंट को। टोटल रेंट कितने? इसको तोड़ दिया ना हमने, टोटे टोटे करना इसी को तो कहते हैं शायर। तो टोटे टोटे कर दिए हमने इसको, तो ये ऊपर वाला टोटा इसका किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। और नीचे वाली टोटा किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जी ये जो है ना, ये अमाउंट्स, ये हैं ग्रॉस रिसीट्स, जिसमें मैंने इनफ्लो लिखा हुआ था। इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे, इसमें से खर्चे भी माइनस करने की इजाजत होगी। ये टोटल इनकम में नहीं जाएगा, इसमें खर्चे वगैरह भी होंगे ऑब्वियसली। अगर आप वाईफाई शेख रशीद के कमरे में मुहैया कर रहे हैं तो वाईफाई का चाचू को बिल भी तो पे करना पड़ा होगा पीटीसीएल वालों को, वो अलग बातें हैं, वो कल करेंगे। हाँ, उसके लिए इंशाल्लाह कल तैयार होके आएंगे आप। क्या कह रहे हैं? मैं तो ऐसे ही आ जाऊंगा। चलें जी, पढ़ें इसको। तो भाई साबित ये हुआ कि असल जो है ना, रूम को देख के लोग डिसीजन लेते हैं या बाकी सहूलतों को देख के? असल रूम को देख के डिसीजन लेते हैं। इसलिए रूम का किराया इनकम फ्रॉम, और जो मालिक मकान चाचू बाकी सहूलतें दे रहा होगा, ये सहूलतें जो है इसके मद में कितने पैसे ले रहे हैं? ये 4,000 कहां चला जाएगा? तो अब चाचू क्या कहेंगे? मैंने एक रूम से एक महीने में कितनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाई? ये ग्रॉस रिसीट है, अभी इसमें से खर्चे माइनस नहीं हुए, खर्चों पे कल बात करेंगे। और एक रूम से मैंने अदर सोर्स कितनी कमाई? 4,000। 3 और 3A पढ़ लें। 3, एनी किराया रिसीव्ड बाय अ पर्सन, एनी किराया रिसीव्ड बाय अगेंस्ट किराए पे देना, अगेंस्ट किराए पे देना। एनी किराया रिसीव्ड बाय अ पर्सन अगेंस्ट किराए पे देना ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद, पहले वो तो बोले ना, बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड, बिल्डिंग को अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दिया जाए तो इसे उर्फे आम में फैक्ट्री कहते हैं ना। तो एनी रेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, पर्सन से मुराद ओनर, एनी रेंट रिसीव्ड बाय ओनर अगेंस्ट किराए पे देना ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम
ये सारा का सारा किधर चला जाएगा? अदर सोर्स में चला जाएगा। लेकिन where rent include amount received for providing utilities, where rent include amount received for providing utilities, it shall be chargeable under income from other source. दोबारा सुने, where rent include any amount for providing utilities, then it shall be chargeable under the head income from. Only it, सारा नहीं, only it shall be chargeable under the head income from. Where rent include an amount received for providing utilities, it shall be chargeable under the income from. It या all? It, सिर्फ ये वाली चीज़ अदर सोर्स में जाएगी। एमिनिटीज़ की एक और, एमिनिटीज़ को यूटिलिटीज़ भी कहते हैं। एमिनिटीज़ भी सहूलतें होती हैं, जैसे रूम सर्विस दे दी, रूम की सफाई करा दी रोज़ाना, और एनी अदर सर्विस, वाईफाई वगैरह की कनेक्टेड। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सारी सर्विसेज ना कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग होती हैं। यानी एक बंदा इस हॉस्टल के बाहर जाके कहते हैं भाईजान वाईफाई कितने का, चाचू कहेगा चल भाग इधर से, वाईफाई लोगों के लिए नहीं है, इसके लिए रूम लेना पड़ेगा। नहीं जी, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस आप मुझे दे दें, मैं ज़रा बाहर खड़ा हूँ, कोई मुझे कुछ डॉगी मुझे बाइट ही ना कर ले। नहीं भाई, आपके लिए ये सर्विस नहीं है सिक्योरिटी गार्ड की, ये जो रूम्स के अंदर रह रहे हैं उनके लिए सर्विस है। तो ये इन सर्विसेज के अंदर खास बात क्या होगी? These are connected with the renting of building। ये सिर्फ उन्हीं को सर्विसेज मिलेंगी जो कि बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे होंगे, और जो इस बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं करेगा उसको ये सर्विस नहीं मिलेगी। तो पढ़ लें जी। जहां रेंट में शामिल हैं कोई पैसे फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विस कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, तो ये जो पैसे हैं इट शैल बी चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहां भाई पूरा ही अदर सोर्स में चला जाएगा, यहां पे पूरा ही अदर सोर्स में चला जाएगा, और इधर सिर्फ सर्विसेज वगैरह का किराया अदर सोर्स में जाएगा, रूम रेंट नहीं। आप समझते हैं मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, मेरा पेपर है। सिर्फ सर्विसेज वगैरह का किराया इनकम अदर सोर्स में जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक आखिरी बात है, इसको मैं पढ़ा कल दूंगा आपको, पॉइंट 4 को, सिर्फ ऐसे ज़बानी समझ लें। सिर्फ सर्विसेज वगैरह का किराया अदर सोर्स में जाएगा। अच्छा जी, एक घर है, उसका मार्केट में रेंट है 50,000। एक देहाती बंदा आया, आपने उसकी सादगी से फ़ायदा उठाया और आपने उससे कैश रिसीव किया, यानी रेंट रिसीव किया 52,000। मार्केट में कितना किराया घर का? 50,000, और आपने किराएदार से लिया कितना? 52,000। मिसाल के तौर पे कॉलेज वाले कहते हैं जी हमारी फ़ीस है 18,000, तो एक सीधा सा बच्चा आया, उसे कहा 18,500 दे दो, वो 18,500 दे के चला गया। तो मार्केट का किराया कितना है घर का? 50,000, और कैश इधर देख लें, अभी क्लोज ना करें, और कैश कितना रिसीव हुआ? 52,000। अब सवाल ये होगा कि किराए में क्या ऐड होगा? The following amount of rent will be added in income, higher of actual rent or fair market rent। मुझे बताएं एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट पूछ रहा हूं। एक्चुअल रेंट एग्रीमेंट में कितना लिखा हुआ है? 52,000 एक्चुअल रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और मार्केट में कितने? इन दोनों में से कौन सा ऐड होगा? 52,000, हायर वाला। चलें कल इस पे बात करेंगे, ठीक है।